अब करते हैं दल पद्धति के दोषों की। दल पद्धति का सबसे बड़ा दोष ये होता है कि यह जनता में द्वेष एवं कटुता की भावना पैदा करते हैं। राजनीतिक दल जनजीवन में बेईमानी, असत्य, भ्रष्टाचार, अवसरवादिता एवं अन्य बुराइयां फैलाते हैं। चुनावों के समय ये राजनीतिक दल नैतिक मूल्यों को पूर्णतया भुला देते हैं और मिथ्या प्रचार कर जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक दल सार्वजनिक प्रश्नों पर एकाकी विचार प्रस्तुत करते हैं तथा अन्य दलों के नेताओं पर कीचड़ उछालते हैं। लॉर्ड ब्राइस का यह कहना काफी हद तक सही प्रतीत होता है कि राजनीतिक दल सामान्य देशभक्ति की जगह क्रोध और कड़वाहट को स्थान देते हैं। राजनीतिक दलों के कारण देश की एकता को भी आघात पहुंचता है। दल देश की जनता को दो या अधिक भागों में विभाजित कर राष्ट्रीय एकता को ठेस पहुंचाते हैं। राजनीतिक दल चाहे कितने ही राष्ट्रीय आधार पर बनाए गए हों, कई बार उनके कार्यक्रम राष्ट्र विरोधी अथवा गुटबंदी की संकीर्णताओं में उलझाने वाले होते हैं। लॉर्ड ब्राइस के ही अनुसार राजनीतिक दल केवल व्यवस्थापिका को ही नहीं बल्कि राष्ट्र को भी परस्पर दो विरोधी गुटों में बांट देते हैं और विदेशी राज्यों के सामने देश का विभाजित स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। राजनीतिक दलों की अगली आलोचना या दोष यह भी कहा जाता है कि ये सर्वोत्तम व्यक्तियों की उपेक्षा करते हैं। दलीय शासन प्रणाली के अंतर्गत केवल बहुमत प्राप्त दल के प्रभावशाली लोग ही मंत्री आदि उच्च पदों पर आसीन किए जाते हैं। बहुत से अच्छे नेता जो विपक्ष में आ जाते हैं, उनकी सेवाएं शासन को रचनात्मक रूप से नहीं मिल पाती। अनेक बार श्रेष्ठ नेता दलीय दलदल में फंसना नहीं चाहते और साधारण तथा सस्ते नेता नेतृत्व संभालने का अवसर पा जाते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो दलबंदी के फलस्वरूप किसी भी देश को योग्य एवं प्रतिभाशाली व्यक्तियों की सेवाओं के अवसरों से वंचित रहना पड़ता है। राजनीतिक दलों की एक महत्वपूर्ण आलोचना या दोष यह भी है कि ये केवल विरोध के लिए विरोध करते हैं। वास्तव में विरोधी दल उचित अनुचित पर ध्यान दिए बिना सरकार के कार्य का विरोध करते हैं और उन कार्यों की भी आलोचना करने लगते हैं जो किसी भी दृष्टि से लोक हित में हों। लॉर्ड ब्राइस के अनुसार संसद एक राजनीतिक अखाड़ा बन जाती है जहां वाद विवाद और आपसी झगड़ों में जनहित को भुला दिया जाता है। राजनीतिक दल अधिनायकत्व को भी प्रोत्साहन देते हैं। यह बात भले ही थोड़ी विरोधाभासी लग सकती है कि राजनीतिक दल अधिनायकवाद को बढ़ावा देते हैं, किंतु वास्तव में बहुमत प्राप्त करने के उपरांत राजनीतिक दल एक तानाशाह की भांति व्यवहार करते हैं और इसे बहुमत की तानाशाही भी कहा जा सकता है। इससे अल्पमत की उपेक्षा होती है। संसदीय शासन प्रणाली में तो बहुमत की सरकार के नाम पर मंत्रिमंडल अथवा प्रधानमंत्री की तानाशाही ही स्थापित हो जाती है। जेनिंग्स के शब्दों में, जिस शासन की पीठ पर प्रबल बहुमत का हाथ है वह कुछ समय के लिए अधिनायकवाद स्थापित कर लेता है। दल प्रथा का अगला दोष यह है कि यह भ्रष्टाचार को जन्म देती है। दलबंदी से समाज में भ्रष्टाचार फैलता है। निर्वाचन में ये किन प्रकारेण अपने उम्मीदवारों को विजयी बनाने के लिए दल हर प्रकार के भ्रष्ट तरीकों का सहारा लेते हैं। चुनाव के दिनों में दल मतदाताओं में खूब पैसा बांटते हैं। जब इतना पैसा खर्च करके कोई दलीय प्रत्याशी विजयी होता है तो वह अप्रत्यक्ष रूप से अनेक तरीकों से दल को लाभ पहुंचाता है। अमेरिकी राजनीति लूट प्रथा व दलीय भ्रष्टाचार का प्रत्यक्ष उदाहरण कही जाती है। राजनीतिक दलों के अंतर्गत वैयक्तिक स्वतंत्रता का भी हनन होता है, क्योंकि दलीय व्यवस्था की पहली मूलभूत शर्त होती है कि इसके सदस्य अनुशासन में रहें और इस अनुशासन में रहने के नाम पर व्यक्ति की आत्मा तथा अंतःकरण की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया जाता है। दल के सदस्यों को अनेक बार अपनी स्वतंत्र मत की अभिव्यक्ति से रोका जाता है तथा उन्हें दलीय सचेतकों के आदेशों का पालन करना पड़ता है। वास्तव में आजकल दल संबंधी समस्त निर्णय उच्च स्तरीय नेताओं द्वारा लिए जाते हैं और सामान्य सदस्यों की कोई आवाज नहीं होती। लीकों के शब्दों में दल प्रणाली उसी व्यक्तिगत विचार और
कार्य संबंधी स्वतंत्रता का दमन करती है, जिसे लोकतंत्रात्मक सरकार का आधारभूत सिद्धांत समझा जाता है। दल पद्धति गुटबंदी को भी बढ़ावा देती है। वॉशिंगटन के शब्दों में दलीय प्रणाली जाति को दूषित ईर्ष्याओं से, झूठे भयों से, एक दल की दूसरे दल के विरुद्ध शत्रुता से उत्तेजित करती है और कभी कभी उपद्रवों और राजद्रोहों का जाल रच देती है। दलबंदी से गुटबंदी की खतरनाक भावना मजबूत होती है, देशभक्ति का विचार पीछे छूट जाता है और दलबंदी की भावना उग्र हो जाती है। अब हम जानते हैं कि सफल दलीय व्यवस्था की क्या आवश्यक शर्तें हो सकती हैं। यद्यपि दलीय व्यवस्था में अनेक दोष हैं, किंतु वास्तव में आधुनिक काल में लोकतंत्र के संचालन के लिए दलीय व्यवस्था अनिवार्य रूप से स्थापित हो गई है। आज तक किसी भी विद्वान ने यह सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किया है कि दलीय व्यवस्था के बिना लोकतंत्र में शासन का संचालन कैसे किया जा सकता है। यह तथ्य अब भली भांति सिद्ध हो गया है कि यदि राजनीतिक दलों को समाप्त कर दिया गया तो अनेक गंभीर समस्याएं सामने आएंगी। अतः आवश्यक है कि दल पद्धति को समाप्त करने के बजाय उसके दोषों को दूर करने का प्रयास किया जाए। दल व्यवस्था के दोषों को दूर करने के कुछ सुझाव भी विभिन्न विद्वानों ने दिए हैं, जैसे शिक्षा के प्रसार की आवश्यकता सफल दलीय व्यवस्था की प्रथम शर्त बताई गई है। चूंकि शिक्षित जनता राजनीतिक समस्याओं को समुचित रूप से समझ सकती है तथा दलों की नीतियों और कार्यक्रमों का सही मूल्यांकन कर सकती है, अतः शिक्षा का प्रसार राजनीतिक दलों के लिए आवश्यक है। आर्थिक स्थिति में सुधार भी सफल दलीय व्यवस्था को की ओर लेकर के जाएगा। गरीब जनता को राजनीतिक दल खरीद सकते हैं, उनके मतों को आर्थिक आधार पर प्रभावित कर सकते हैं। अतः जनता की गरीबी को दूर करने का यह परिणाम होगा कि कोई भी उनके मत को खरीदने का प्रयास नहीं करेगा तथा विभिन्न पूंजीपतियों का राजनीतिक दलों पर नियंत्रण स्थापित नहीं हो सकेगा। सहिष्णुता की भावना भी सफल दलीय व्यवस्था के लिए आवश्यक है। विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों में एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता की भावना होनी चाहिए। शासक दल को विरोधी दल की भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए तथा विपक्षी दलों को भी चरित्र हनन की दूषित राजनीति से दूर रहना चाहिए। सिद्धांतों के आधार पर दलों का संगठन भी दलीय व्यवस्था को सफल बना सकता है। राजनीतिक दलों का संगठन निश्चित आर्थिक और राजनीतिक सिद्धांतों के यदि आधार पर किया जाता है तो इससे जाति, धर्म, संप्रदाय जैसे संकुचित दृष्टिकोणों के जो हानिकारक परिणाम हैं उनसे बचा जा सकता है। एक जो महत्वपूर्ण बात लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दलों के बारे में कही जाती है कि किसी भी व्यवस्था में द्विदलीय व्यवस्था स्थापित होनी चाहिए। राजनीतिक दलों की संख्या को यथासंभव कम रखने का विचार भी कुछ विद्वान देते हैं। 2 या 3 दल होने से स्थिर सरकारों का निर्माण होगा तथा सामान्य जनता के लिए मतदान करना आसान होगा कि उनके पास बड़ी सीमित मात्रा में मतदान के लिए विकल्प उपलब्ध होंगे। राजनीतिक दलों में बुनियादी एकता वाली बात भी सफल दलीय व्यवस्था की ओर अग्रसर करेगी। किसी भी समय देश में बुनियादी समस्याओं के बारे में विविध दलों में आम सहमति होनी चाहिए। यदि दलों में आम सहमति नहीं होगी तो संघर्ष और प्रतिस्पर्धा की राजनीति की शुरुआत होगी। ऐसी राजनीति राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल होती है। निष्कर्ष के रूप में कहा जाए तो प्रतिनिधि लोकतंत्र में राजनीतिक दल अपरिहार्य हैं। ये राजनीतिक दल ही वैधानिक सरकार को जन समर्थन और गति देकर उसे परिचालित करते हैं, अतः उनके दोषों को दूर करना आवश्यक है। इस प्रकार आज के इस ई व्याख्यान के अंतर्गत हमने राजनीतिक दलों के बारे में जाना कि राजनीतिक दलों के विभिन्न लाभ क्या हैं, उनके गुण क्या हैं, उनके दोष क्या हैं तथा सफल राजनीतिक दलीय व्यवस्था बनाने के लिए क्या क्या आवश्यक शर्तें होनी चाहिए। धन्यवाद।